जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में। ये हमारे सारे छात्र बैठे हुए हैं, मैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करूंगा, बाकी ऑनलाइन जो बैठा हुआ है वो वहाँ से देख सकता है। आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। एटम चैप्टर में जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें आप मैं कवर करूँगा। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका एक्चुअल में जो नाम है ना वो जीजर और मार्टसन रदरफोर्ड के दो असिस्टेंट लोगों ने परफॉर्म करा था। किसने किसने? जीजर और मार्टसन। ठीक है, तो इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या इसका एक और नाम रहेगा जीजर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। जीजर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो सेटअप बनाया गया, पहले मैं उस सेटअप के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले क्या करा, ये पूरा ग्लास का बना दिया। ये पूरा क्या है? एक ग्लास का कंप्लीट वैक्यूम चैम्बर है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा, ये यहां पर एक ग्लास का या लेड का ऐसा ब्लॉक बना दिया। यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखेंगे जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रही हो। तो यहां पर हमने एक सोर्स रख दिया, अल्फा पार्टिकल सोर्स। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और हर सभी डायरेक्शन में जाएंगे, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, सब डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा। तो पहले नाम दे देते हैं, ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा। अब अल्फा पार्टिकल इससे सभी डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, इसमें भी। हमें चाहिए कि हम चाहते हैं अल्फा पार्टिकल सीधा जाए। सीधा क्यों जाए? क्योंकि हम यहां पर एक गोल्ड फॉइल यूज करेंगे। एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या करना चाह रहे हैं, नाम जैसा दिख रहा है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल जाएंगे और स्कैटर्ड होंगे। किससे? तो हम एटम पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, गोल्ड फॉइल ले लिया इस जगह। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। थोड़ा डार्क बना देते हैं ना, तो ये हो गया हमारा गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड का रहेगा। हमने गोल्ड एक्चुअल में इसलिए लिया है कि गोल्ड की सिंगल लेयर बनाई जा सकती है। गोल्ड को हम बहुत ही पतला कर सकते हैं और वो सिंगल लेयर में मान सकते हैं कि एक एक एटम की लेयर है। ठीक है, तो इसलिए गोल्ड यूज करा जाता है। पहला रीजन ये है। दूसरा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा रहता है, हैवी रहता है, एटॉमिक नंबर 79। इस वजह से हम लोग गोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल सीधे जाए इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ कोलीमीटर लगा दिया। कोलीमीटर का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा ब्लॉक लगा दिया जिससे कि अल्फा पार्टिकल जो इधर जा रहे होंगे वो रिबाउंड हो जाए या यहां पर जाए और टकरा के वापस आ जाए या कहीं भी चले जाए। सीधे जो अल्फा पार्टिकल जाना चाहिए वो ऐसे वाले। ये हो गई हमारी बीम। इसे बोलेंगे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारी अल्फा पार्टिकल की बीम है, तो इससे हम बोल देते हैं बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम गई। अब क्या हुआ होगा, जस्ट मिनट बेटा, दिखाई देगा आपको? पक्का? ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहे हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में पड़े, वो क्या स्कैटर्ड हो गया। जाना एकदम सीधे चाहिए था, बट वो स्कैटर्ड होके कैसे चला गया, मान लेते हैं ऐसे चला गया। कितना एंगल स्कैटर्ड हुआ? तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो थीटा एंगल स्कैटर्ड हुआ। कितना एंगल स्कैटर्ड हुआ? थीटा। क्यों स्कैटर्ड हुआ ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखें, अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और जैसे गोल्ड फॉइल पे गया, यानी कि एटम ऑफ गोल्ड से पड़ा और क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट होके जब यहां पर स्ट्राइक करेगा तो ये पूरी सरफेस में हमने क्या करा, जिंक सल्फाइड लगा दिया है। पूरी सरफेस, ये पूरी सरफेस है ना, इसमें हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी है या पॉलिश कर दिया है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोल देते हैं इसे। मतलब पूरा जो हमारा स्फीयर बना था उसको पूरे में हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड लगा दिया। अब यहां से अल्फा पार्टिकल आया, स्कैटर्ड हुआ, कभी इधर स्कैटर्ड हो गया, कभी कभी 90 डिग्री से ज्यादा में स्कैटर्ड हो गया, इधर भी जा सकता है। तो जहां भी जाएगा उसमें पूरे में क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। जिंक सल्फाइड लगाने से होता क्या है, जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, पड़ेगा, तो एक बहुत ही छोटा सा फ्लैश जनरेट होता है। टाइनी फ्लैश इज जनरेटेड जैसे ही स्ट्राइक करेगा। तो जब वो एक फ्लैश आएगा, उस फ्लैश को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर एक डिटेक्टर लगाया गया है, या इसको हम माइक्रोस्कोप बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोप। ये एज अ डिटेक्टर काम करेगा। क्या काम करेगा, एज अ डिटेक्टर। जो ये डिटेक्ट करेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक हो रहे हैं। जितने अल्फा पार्टिकल स्क्रीन में पड़ेंगे उतना फ्लैश जनरेट होगा। उन्हीं फ्लैश को काउंट कर लेता है हमारा माइक्रोस्कोप। उन्हीं से दिखाई देगा और माइक्रोस्कोप क्या करेगा, काउंट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर स्कैटर्ड हुए हैं। ठीक है, एंगल भी पता चलेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल भी या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी हमें पता चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा था। तो यहां से अल्फा पार्टिकल आया। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। तो ये मैं लिख रहा हूं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना रहता है, प्लस ऑफ 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मतलब ये क्लियर है कि पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिपल कर रहा है, तो रिपल करने का रीजन होता है अगर सेम चार्ज मिलेगा तो रिपल्सन होगा। मतलब फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन आया कि जो एटम है, देखो 2-3 पहले कंक्लूजन समझते हैं। सबसे पहले जो पहले नंबर पर आया वो क्या है कि अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, सीधे या बहुत ही कम एंगल पर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास स्ट्रेट, और वी कैन से पास स्ट्रेट वेरी स्मॉल एंगल एट वेरी स्मॉल एंगल। वेरी स्मॉल मतलब 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री। 10-15 डिग्री बहुत ही कम होता है, तो ये सीधे लगभग जा रहे हैं। जो सीधे अल्फा पार्टिकल जाते हैं, इसका कंक्लूजन सीधा से आता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। वो पूरा एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके हम सिग्निफिकेंस आगे अभी कंक्लूजन लिखते हैं। ये वाला इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसा, ये एटम है और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, एटम, और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल हमारे कुछ ऐसे हैं। ये इसका हो गया सेंटर वाली लाइन, न्यूक्लियस की सीधे वाली लाइन। ये मान लेते हैं पहला अल्फा पार्टिकल हमने भेजा। तो जब पहला अल्फा पार्टिकल जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल, जब ये अल्फा पार्टिकल गया तो ये लगभग सीधे चला गया, बहुत ही कम एंगल पर, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है। एक अल्फा पार्टिकल यहां से दिखा देते हैं और ये बहुत ही कम डिफ्लेक्शन आया। फिर दूसरा अल्फा पार्टिकल गया और इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा मिला। दूसरा वाला जो अल्फा पार्टिकल जो पास से गया उसमें तो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा मिला। इसका मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले पार्टिकल और दूसरे वाले में? तो भाई पहले वाला जो पार्टिकल है वो देखो यहां पर न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन हुआ कम। लेकिन इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए डिफ्लेक्शन हुआ ज्यादा। मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना, Ze। ये होता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जो भी हमारा एटम हो उसका एटॉमिक नंबर आपको रखना है। गोल्ड है तो यहाँ 79 × E रहेगा। ठीक है, अच्छा जो पार्टिकल और पास गए उनमें डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिला, 90 डिग्री से भी ज्यादा देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कुछ पार्टिकल बना देने हैं। ये इधर चला गया, यहाँ पे जो पास ज्यादा गए वो क्या हो गए, वो ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये हमारा मोर देन 90 भी बनता है, 180 भी बनता है। ओकेशनली ऐसा देखने को मिलता है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल सीधा चला जाए तो वो रिबाउंड होके वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत ही ओकेशनली ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसके रिजल्ट के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखा जाए तो सिग्निफिकेंस इसके क्या आ जाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला अगर देखें तो यहां पर एटम का जो टोटल चार्ज है वो क्या आता है, 0। टोटल चार्ज क्या आता है, 0। क्यों, तो हमने इसमें जो कंक्लूजन दिया गया उसमें बताया गया द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास जो चार्ज घूमते हैं या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका टोटल चार्ज न्यूक्लियस के टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, हमारा एटम हमारा पूरी तरह से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एक तो ये पॉइंट पता चल गया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब नेट चार्ज इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा जो पूरा
मास कंसीडर करें एटम का, पूरा जो मास एटम का है या पूरा जो चार्ज है, तो हम पूरे मास की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट तो खाली है। कैसे पता? क्योंकि पार्टिकल सीधा लगभग जा रहा है या बहुत ही कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज और अल्फा पार्टिकल का चार्ज और न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा। बाकी ये पूरा स्पेस क्या है? खाली है। अगर पूरा स्पेस खाली है मतलब टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि न्यूक्लियस पे। तो ये लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द एटम is placed at the nucleus। पूरा का पूरा मास कहां पे है? इसके न्यूक्लियस पे है, सेंटर पे है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो दोनों पॉइंट आप पूछ सकते हो। अब एक हम इसका ग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ। उस ग्राफ में हमें यह पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम यहां पर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम यहां पर जो एक नॉर्मल हम लोग अगर कॉपी किताब में बनाते हैं उसमें वैल्यूज नहीं रखते हैं कि कितने एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल गए, तो हम नॉर्मली एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं जो सिर्फ ये बताएगा कि पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं विथ एंगल या इंक्रीज हो रहे हैं विथ एंगल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के लिए डॉट बना दिए जाते हैं बट हमें वैल्यूज नहीं लिखनी है। ठीक है, यहां देखें ये ग्राफ है। यहां पर जो पार्ट आएगा इस जगह, यहां हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं एंगल। एक जस्ट मिनट, डिक्रीज करेगा नंबर, हम ये एंगल ले लेते हैं। दिस इज द स्कैटर्ड एंगल, यही गिवन है। डिक्रीज करेगा ना, यहां पे ऐसा बनेगा तो ये एंगल रहेगा, इसका लिख सकते हैं स्कैटर्ड एंगल, या इसको लिख देते हैं या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो। और ये हो गया नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। इसे क्या लिखेंगे? n। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये कैसा बनता है? यहाँ पे जैसे जैसे हम देख रहे हैं एंगल की अगर बात करें तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं? कम। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, डिक्रीजिंग। यहां ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? बहुत ज्यादा। मान लेते हैं 1 लाख है ना, सपोज करते हैं कितने? 1 लाख है। तो इस समय एंगल देखो कितना है? कम है। ये एंगल मान लेते हैं 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी लेना चाहो। तो ये एक एंगल हुआ। अब मैंने क्या करा? एंगल, अब नंबर ऑफ पार्टिकल अगर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखो ये कम हो गए। अब कितने बचे? मान लो 10,000 है, 10,000। और नंबर ऑफ, ये एंगल क्या हो गया हमारा? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो डॉट बनते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल के लिए रहता है। और नॉर्मली हम सीधे ऐसा कर्व बना देते हैं, हमें डॉट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं रहती। सीधा ऐसा खींचा और ये अपन ने ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो आता है उसमें हम लोग डॉट के हिसाब से बताते हैं कि कितने एंगल पर कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। ठीक है, एक ये बना देते हैं। तो ये हमारा एक आता है ग्राफ जो ये बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एंगल पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ एक प्लॉट करना रहेगा। इसमें हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो भी समझ लेते हैं, है ना। जस्ट मिनट, ये सिग्निफिकेंस हो गया। इसमें जो रिजल्ट आता है वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक पॉइंट ये पता चलता है कि पूरा का पूरा एटम क्या रहता है? हॉलो रहता है ना। ये थ्योरी वाला पार्ट है, आप इसको लिख लेना। पूरा का पूरा एटम क्या रहेगा? हॉलो रहेगा। ठीक है, दूसरा टोटल चार्ज जो रहेगा हमारा एटम का वो न्यूट्रल, मतलब 0 रहेगा। या हम बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ एटम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। टोटल मास कहां पर रहेगा? उसके सेंटर पे रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता और इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। इसे सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में कम पूछा जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आते हैं इसके आगे। इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिली, उस पर आ जाते हैं। जैसे कि
पहला हमारा है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, जब अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा था, न्यूक्लियस की तरफ, तो कितना पास जा पाया। तो हम सपोज करते हैं, एक काम करें, ये बना देते हैं एटम, ये ले लिया न्यूक्लियस, ऐसे, ठीक है, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था। अल्फा पार्टिकल को हमने क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी। क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी। भाई अल्फा पार्टिकल अगर भेजेंगे तो उसे क्या देना पड़ेगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसमें। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहा था। अब ये इसका न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये क्या है, न्यूक्लियस, इसे लिख देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल ऐसे आए, ये भी हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, प्लस ऑफ 2e। दोनों चार्ज क्या होंगे, प्लस। जब प्लस और प्लस एक दूसरे के पास जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। तो यहां पर होगा, इसकी स्पीड जो है अल्फा पार्टिकल की कम हो रही होगी। तो जैसे इसकी स्पीड जितना पास जाता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। कम होते 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 मान लेते यहां पर जाके रुक गया, भाई कहीं तो जीरो होगी, डिक्रीज करते करते। तो ये है इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कहां से, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली। इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो जब हमारा काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे जीरो होगी, उस पॉइंट की अगर बात करें, तो यहां से दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, r0। और इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज। मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। पास वाली क्लास में देख लीजिए। ठीक, तो क्या बताया, अल्फा पार्टिकल किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जब हमने मान लो उस पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी। इस एक्सपेरिमेंट में जो काइनेटिक एनर्जी दी गई, वो दी गई 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो काइनेटिक एनर्जी दी कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी दी। अब वो जो टोटल एनर्जी है वो यहां पे जाके जीरो हो गई। जीरो होती नहीं एनर्जी, एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। मतलब फॉर्म चेंज होगा तो किस फॉर्म पे चला जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, दो चार्ज के बीच कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो होती K Q1 Q2 बाय R, यही होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 बाय R। हमें यहां से R लाना था, तो R0 को ले आओ। R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 2 भैया 2 को बाहर लिख लो, फिर ये हो गया Z E स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यूज रख देते हैं, 2 को 2 लिखा, K यानी कि हमारा कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Z हमारा एटॉमिक नंबर है, किसका, गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड का एटम लिया था तो एटॉमिक नंबर हो गया 79। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी ली है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां साइड में लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो ली है वो कितनी है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिख लो, 5.5 मेगा का मतलब होता है 10⁶, बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा आ गया जूल में एनर्जी आ गई है। अब ये हमारा R0 की वैल्यू है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, तो वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू जो आती है वो आती है 41.3 फर्मी। 41.3 फर्मी का मतलब है 41.3 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ये आंसर आता है, कितना आया, 41.3 फर्मी, यानी कि 41.3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, मतलब ये है कि जो ये टोटल डिस्टेंस है ये है 41.3 फर्मी। अब इससे आगे पार्टिकल जा नहीं पा रहा, जाएगा कब, जब हम काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ा दें। तो एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी 5.5 दी है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी वहां कुछ भी देता है अलग से, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, सॉल्व हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो ये अभी फिलहाल तो डिस्टेंस जो है ना यही है 41.3, इससे पार्टिकल पास गया नहीं। तो यहां से कंक्लूजन आता है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो ऑर्डर ऑफ फर्मी होता है। किसके ऑर्डर में? ऑर्डर ऑफ फर्मी। तो ये यहां से एक चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ फर्मी। ऑर्डर ऑफ फर्मी, फर्मी के ऑर्डर पे है, कितना है वो हमें पता कैसे चलेगा भाई? वो तो पता नहीं चल पाएगा ना कि 41.3 फर्मी का क्या मतलब। वो देखो मैं यहां पे बना देता हूं अल्फा पार्टिकल बड़ा सा, ये लो। अब ध्यान से देखो भाई, अल्फा पार्टिकल का रेडियस होगा कुछ ना कुछ यहां से यहां तक, फिर न्यूक्लियस का रेडियस होगा कुछ ना कुछ यहां से यहां तक, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। मतलब ये जो 41.3 आया है ये तीन चीजों का सम है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्लस डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तीन चीजों का सम है 41.3 फर्मी। ठीक है, तो मतलब जो साइज है न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा है। दूसरा, ये तो एटम का साइज न्यूक्लियस का हो गया। एटम का जो साइज होता है उसको क्या लिखते हैं? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम वो हमारा क्या रहेगा? न्यूक्लियस से बड़ा रहेगा। तो क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। क्या लिख देते हैं? ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये यानी कि हमारा होता है 10 की पावर -10 मीटर और ये रहता है 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 होता है ना, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखें, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक नंबर में स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है सीबीएसई में कभी पूछे, बट बहुत ही कम पूछता है, रेयरली, है ना, बट पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और टर्म्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब इसके आगे आ जाते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके आगे का टॉपिक क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? तो ये एक तरह से डिस्टेंस होती है। क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है। किसके किसके बीच में होती है? तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेके अल्फा पार्टिकल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले डायग्राम बना देता हूं मैं, यहां पर थोड़ा न्यूक्लियस को बड़ा बना देता हूं ताकि समझ आए। तो ये मान लेता हूं ऐसा है न्यूक्लियस, है ना, पॉइंट जैसा बनाया जा सकता है बट क्लियर दिखे इसलिए ऐसा बना। इसका सेंटर कहां से लिया? ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर वाई लाइन। मान लेते हैं हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था। अगर ऐसे आ रहा था इसको जाना तो भाई साहब ऐसे चाहिए था सीधे, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव होगा। ये कौन सा पार्टिकल होगा? अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करेंगे मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे आएगा, सीधे आएगा, जैसे ही पास पहुंचेगा ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर गया? मान लेते हैं थीटा एंगल डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। किसको? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके आगे क्या है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ऑफ द वेलोसिटी vector of an alpha particle, of an alpha particle from the center of the nucleus, from the center of the nucleus, nucleus के center से लिया है distance, when it is far away from it। देखिए क्या मतलब है, पहले ये समझे, ये जो लाइन जा रही है ना, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा हो। तो इसे बोले ये है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या लिखा हमने? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्या लिखा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस when it is far away। far away का मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहे। भाई पास में से अगर लेते तो ये डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाती ना,
ये वाली डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाती, इसलिए हम लेते हैं जब ये दूर हो, इसीलिए लिखा है व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम इट। ये हमारा है इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसकी एक वैल्यूज पूछी जाती है, जैसे फॉर हेड ऑन कोलिजन, अगर हेड ऑन कोलिजन कभी हो रहा हो तो उस समय इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। हेड ऑन का मतलब होता है वो न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा हो, मतलब अल्फा पार्टिकल हमारा ऐसे ही आ रहा हो, अगर ऐसे जा रहा होगा तो बी कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक नंबर का पूछा जाता है। दूसरा एक ये पूछा जाता है कि अगर ये जो रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में लग रहा, रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा है तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी। तो अगर बात करें रिपल्सिव फोर्स की, इफ रिपल्सिव फोर्स इज मोर देन बी इज लेस। भाई रिपल्सिव फोर्स, एक चीज देखें, मान लो ये एक पार्टिकल यहां पर, तो ये ज्यादा रिपल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स इस वाले में सेकंड वाले में ज्यादा लगा, क्योंकि बी क्या है, कम है। तो रिपल्सिव फोर्स जितना ज्यादा लग रहा मतलब इंपैक्ट पैरामीटर उतना कम होगा, रिपल्सिव फोर्स जितना कम होगा मतलब इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा होगा। इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखोगे। वैसे तो फॉर्मूला नहीं पूछते इंपैक्ट पैरामीटर का, बट एक फॉर्मूला स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ये सीबीएसई वाले ध्यान रखें कि उन्हीं के यहाँ पूछा जाता है। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ उसके हिसाब से बता रहा हूँ एग्जाम पैटर्न पे कैसे लिखें। तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर कॉट θ/2 और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। एक बार चेक कर लो, अगर कोई मिस्टेक हो तो बताना। यही फॉर्मूला दिया है, तो ये हमारा इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। बहुत रेयरली कभी जरूरत पड़े, अदरवाइज इंपैक्ट पैरामीटर की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है और ये वैल्यूज पूछी गई है। हो सकता है कभी ये पूछ ले कि मोर होगा या लेस होगा, इस तरह से ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट पैरामीटर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे का टॉपिक क्या है, सभी लोग दिख रहे हैं? ठीक, कौन सा क्या दिया हुआ है अगला टॉपिक, मैं देख लेता हूं एक बार। इंपैक्ट पैरामीटर के बाद हमारे पास जो टॉपिक है, एक पहले मैं पोस्टुलेट बताए हैं, पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, बोहर ने क्या क्या पोस्टुलेट बताए थे। तो पोस्टुलेट एक्चुअली 4 बताए थे और इंपॉर्टेंट भी है, इसे सभी लोग सिर्फ नाम अगर याद रखोगे ना तो हो जाएगा काम। इसके आगे 2-3 चीजें और हैं इसमें। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए। पहले नाम समझ लेते हैं, नाम के अगर नाम याद रहेंगे तो अपना बन जाएगा। तो पहला हमारा जो है वो है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। क्या है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, ये हमारा पहले नंबर पर आएगा। दूसरा जो आएगा इसे बोलेंगे क्वांटम कंडीशन, लिख देते हैं ना, या बोहर्स क्वांटम कंडीशन ही बोलते हैं, क्वांटम कंडीशन। तीसरा जो आता है उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और लास्ट जो है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नाम भी पूछे जाते हैं और कभी कभी इनका एक्सप्लेनेशन ही पूछते हैं। अब देखो ये दो जो है ये हमारे हैं फॉर्मूले बेस्ड, मतलब 2 फॉर्मूले आएंगे, दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा क्वांटम कंडीशन में और एक आएगा फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, है ना। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है, क्वांटम कंडीशन, ठीक है। और ये 2 हमारे जो है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट और स्टेशनरी ऑर्बिट, ये थ्योरी वाले हैं। देखो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सा ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास। तो एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के आसपास घूमते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स which is provided by the electrostatic force between electron and nucleus। ये इसका थ्योरी है, आप आराम से इसको लिख लेना। कैसे लिखेंगे, एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स which is provided by the electrostatic force between the nucleus and the electron। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में पहला।
दूसरे पे आते हैं तो क्वांटम कंडीशन में क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। क्वांटम कंडीशन की बात कर रहा हूं, है ना, इसकी बात कर। तो इसमें क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन हमारा घूमेगा, किधर घूमेगा, न्यूक्लियस के आसपास जो घूमेगा, तो उसका जो पाथ लिया ना, वो क्या लिया, अकॉर्डिंग टू बोहर्स। इन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो सर्कल में घूमता है। कैसा घूमता है, सर्कल, वो इलिप्स में भी घूमता है, देखो ध्यान रखना है ना, इलिप्टिकल पाथ ही बनाता है, बट सर्कुलर पाथ को उन्होंने कंसीडर करा, ठीक है। तो जो उसका सरकमफ्रेंस है वो कितना होगा, 2 पाई आर, उसको बोला वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है, ये ध्यान रख। क्या हुआ रियांशु बेटा, हाँ रियांशु क्या हुआ, कुछ हुआ, इधर आगे बैठो, आके पहली बेंच पे जल्दी से। और रियांशु को देखना है, सबको दिखाते हैं, आ बेटा रियांशु आओ, आज रियांशु को देखते हैं हम लोग, है ना। चलो सभी लोग हेलो करो जरा, सभी लोग हेलो हेलो करेंगे, बस 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 बस, ये देखिए मेरी क्लास है, हेलो करो सभी लोग, चलो हेलो करो भाई, आओ बेटा, चल ये हमारी क्लास है और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इन सभी लोगों को। रियांशु बेटा कम, वेरी गुड, ये हमारे रियांशु बहुत ही होनहार छात्र हैं, ये आगे बैठ जाओ बेटा, है ना। चलिए, तो ये रियांशु को आपने देख लिया, मैं अब कैमरा सेट करूंगा थोड़ा, उसमें हो सकता है समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, पूरा सब सही साट दिखाई दे रहा, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो रियांशु को भी देख लिया, और अपन क्वांटम कंडीशन में पीछे का चिप्स खा रहा था, ठीक है फिर चलो। तो क्या बताया बोहर ने, सबसे पहले ये समझे हम लोग, सरकमफ्रेंस जो बताया ना, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर करी। अब वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। दूसरा, ये तो पहला टर्म्स हो गया, दूसरा हमें डी ब्रॉय ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलेंगे ना, डी ब्रॉय लिख लेते हैं। डी ब्रॉय ने जो वेवलेंथ दिया था उसका फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, याद आया, क्या बताया था, ये इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, है ना। न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल यहां से भी पूछा जाता है और आगे भी आएगा उससे भी। तो लैम्डा को एच बाय एम वी लिखते हैं, तो ये काम करें, इस लैम्डा की वैल्यू यहां रख दें, तो ये आ गया हमारा 2 पाई आर इक्वल टू एन, और इसको लिख दिया एच बाय एम वी, ठीक है। तो ये अभी mv को इधर ले आओ तुम, और 2 पाई को नीचे भेज दो, तो mv को मैं इधर ले आया, ये आ गया mv r, ये r के साथ mv का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 पाई को नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया nh अपॉन 2 पाई। और आप लोगों को पता है mvr का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। एन क्या है, इंटीजर, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे, जो भी हमारी ऑर्बिट होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं, या जो भी ऑर्बिट होगी एन को हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा। तो एल इक्वल टू क्या आया, NH अपॉन 2 पाई, एन को 1 रख दो, h अपॉन 2 पाई। अगर सेकेंड की बात करता तो एन को 2 रखते, 2 से 2 कट, h बाई पाई। स्टेट बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करेगा तो एन को कितना रखा, 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया h बाई पाई। ये ऑप्शन दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो सीबीएसई वाले भी इसको फोकस करेंगे, स्टेट बोर्ड वाले भी सीबीए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटम कंडीशन। अगर आपसे पोस्टुलेट पूछा जाता है, व्हाट इज द पोस्टुलेट, तो आपको पहला नाम लिखा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, इसका स्टेटमेंट जो बताया था वो लिखा, दूसरा क्वांटम कंडीशन लिखा। अब इसमें पूरा नहीं लिखना, ये फॉर्मूला लिखना है, और इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा हमारा क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ जी, तो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करें तो क्या होता है स्टेशनरी ऑर्बिट, तो बोलते हैं एक ऐसी ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करे और एनर्जी रेडिएट ना करे, है ना। तो यहां लिख लेते हैं स्टेटमेंट इसका,
while revolving in the electron does not radiate energy is called, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रेडिएट ना करे एनर्जी उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये थ्योरी वाले थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग, फॉर्मूले वाले तो नॉर्मली याद ही रह जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कौन सी कंडीशन? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे तक आएगा। हम लोग जब यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे या वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे वहां पर इसका यूज आएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अच्छा, लोअर से अगर हायर जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। मतलब when the electron jump from higher energy level to lower energy level or lower energy level to higher energy level, then it can emit or absorb the energy in the form of photon। थोड़ा लेंदी हो गई लाइन, इसको मैं लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो ऐसा मैं ले लेता हूं हायर, भाई यहाँ पे डिफरेंस लेना है, हायर हो या लोअर हो। मैं En2 ले लेता हूं हायर को और En1 ले लेता हूं लोअर को। तो दोनों का डिफरेंस En2 माइनस En1 इक्वल टू h न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे इसका स्टेटमेंट लिख लो आप लोग। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, it emit or absorbs the energy in the form of photon, the energy in the form of photon। ठीक है, फोटोन के फॉर्म पे एनर्जी एमिट करेगा जब हायर से लोअर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा जब लोअर से हायर जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, En2 माइनस En1 इक्वल टू h न्यू। लाइन तो नहीं चल रही, देखो रिकॉर्ड सही चल रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, इसका यूज पड़ेगा आगे, आप इसको ध्यान रखोगे। तो दो फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी और दो थ्योरी वाले हैं। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर ही होगा, है ना। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट बताया, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है न्यूक्लियस के आसपास। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। वो मिलता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक डेरिवेशन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इस बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से इस बार फाइनल एग्जाम में उसका क्वेश्चन आएगा, तो देख लेते हैं। तो हमारा वो डेरिवेशन का नाम क्या है, क्या नाम दिया है? रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। ये हम बात कर रहे हैं बोहर का मॉडल देख रहे हैं, हाइड्रोजन वाला, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो रेडियस आती है उसके फॉर्मूले के बारे में बात हो रही है ना। तो ये हमने ले लिया, मान लेते हैं एटम के बारे में बात कर रहे थे, एटम ले लिया। ये ले लेते हैं न्यूक्लियस। ये क्या लिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया? प्लस Ze, ये ध्यान रखेंगे ना। ये हो गया हमारा Ze प्लस का, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था v वेलोसिटी से। सबसे पहले अगर देखें दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? फोर्स। हमें यहाँ रेडियस कैलकुलेट करनी है। इस पूरे डेरिवेशन में दो चीजें कैलकुलेट करेंगे।
हो सकता है कभी आपसे बोलेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, या पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दो वेलोसिटी भी पूछता है और रेडियस भी पूछता है, दोनों चीजें यहां से आएंगी। सबसे पहले दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा, कितना लग रहा, तो वो देखें, तो ये लिखा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, कितना लग रहा, तो फोर्स की वैल्यू रख दें, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखेगा ऐसा नहीं लिख सकते, K Z E स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखोगे आप, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि इसका यूज आएगा आगे। ठीक है, किसका, इस वाले का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सर्कल में घूम रहा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये पहली इक्वेशन ले लो, ये दूसरी इक्वेशन ले लो। अब दोनों अगर घूम ही रहे मतलब दोनों बैलेंस होंगे। अब बैलेंस कौन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इक्वल कर दो इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 2। जैसे इक्वल करेंगे वैल्यू क्या आएगी, के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कट कर दो, यहां से रेडियस की वैल्यू ले आए, तो आर इक्वल टू आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। इसको मैं यहीं होल्ड कर रहा हूं, होल्ड करने का मेन रीजन रहता है वेलोसिटी हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता, हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई ये सारा तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, v नहीं, v तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना, हमें पता नहीं, तो v की वैल्यू कहीं से सॉल्व करी जाए। कैसे, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब घूमता है एटम में, मतलब न्यूक्लियस के आसपास, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, तो वही पता है हमें। तो एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ा था हमने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, L इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं mvr, याद आया। और एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा वो किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के, किसके बराबर, NH अपॉन 2 पाई के। तो यहां से एक काम करा है, यहां से R की वैल्यू सॉल्व कर लें, तो यहां से मैंने R की वैल्यू सॉल्व कर ली और लिख दिया NH अपॉन में 2 पाई mv। बस यहां से हो गया आपका डेरिवेशन, इन दोनों को इक्वल करके कंप्लीट कर लेंगे। R की वैल्यू आ गई, यहां भी R की वैल्यू ऐसी कुछ आई थी, दोनों इक्वल कर दें, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को क्या कर देते हैं, इक्वल, थर्ड इक्वल टू फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, तो मैंने थर्ड इक्वेशन को लिख दिया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू क्या, NH अपॉन में 2 पाई एम वी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी लानी थी, रेडियस की, तो रेडियस की वैल्यू, जस्ट मिनट, पहले यहां से mv से mv कैंसिल कर दें, यहां एक v बचेगा, इस v को उधर लेके चले जाओ, तो v इक्वल टू क्या आया, ये 2 पाई का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो आया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय NH। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। इस वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फोर्थ। ये वेलोसिटी की वैल्यू अभी ध्यान रखेंगे, है ना, आगे काम आएगी डेरिवेशन में। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो रेडियस की वैल्यू आ गई R इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2 पाई m, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। तो ये वाला NH जो है ऊपर आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय, ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये रेडियस की वैल्यू है। अब कभी कभी आपसे बोहर्स रेडियस पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स रेडियस, तो फॉर
बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, मतलब जेड कितना हो गया 1। जेड अगर 1 है तो वैल्यू क्या आई, आर इक्वल टू वैल्यू आई हमारे पास, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ना वो भी 1 रखेंगे। बोहर्स रेडियस की बात करें तो एन कितना हो गया 1, तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के, जेड हमारा 1 हो गया ई स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखोगे, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू रखना, 4 पाई स्क्वायर एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के क्या है 9 × 10⁻⁹, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये सारी वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 0.59 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग वैल्यू आती है 53। इसको 3 करते हैं, ये थोड़ा सा 53 एंगस्ट्रॉम है ना, ये वैल्यू आएगी। आप इसको एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। तो अपना जो लास्ट टॉपिक रह गया था, रेडियस के बाद स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो वैल्यू आया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या आया था v इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय NH, ये वैल्यू आई थी वेलोसिटी की, अभी आई थी इक्वेशन में। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। चेंजेस मतलब मुझे वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट करनी है तो किसके कंपेयर में कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें, तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कंपेयर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, NH यहाँ पे मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और C से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में HC इंटू, ये ऊपर एक C ले लो और यहाँ वाला N इसके साथ ले लो, HC हो गया, N यहाँ ऐसे बोलो, ठीक है, वही चीज लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, 2 नंबर है, पाई नंबर है, के की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। जेड, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की, तो जेड को 1 ले लेना है ना, जेड क्या ले लेना 1, तो ये जेड को यहाँ पर हटा देना, जेड मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना, तो जेड को 1 ले लिया। ई चार्ज है, एच की वैल्यू पता है प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जो वैल्यू आती है ना इसे बोलते हैं अल्फा, और ये क्या लिखा है C/N। तो फाइनली वेलोसिटी की जो वैल्यू आई ये अल्फा है। अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा को क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू रहेगी जो हम सॉल्व करेंगे, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है 1/131, 37 है आई थिंक, 37 है ना, 1/137। तो यहाँ पर अगर लिखे तो ये आ जाएगा 1/137 और इंटू में C/N। ये स्पीड आती है इलेक्ट्रॉन की जब वो रिवॉल्व करता है अराउंड द हाइड्रोजन एटम। तो अब अगर आपसे स्पीड पूछी जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो स्पीड क्या होगी, तो n को क्या रखना है 1, तो स्पीड क्या आती 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। अगर सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता तो n की जगह क्या रखते 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो उतना हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये हमारा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। नॉर्मली इतना खास नहीं पूछा जाता, बस CBSE कभी कभी क्या पूछ लेता है, बहुत रेयर, बट आपको ये फॉर्मूला तो आना चाहिए, CBA फॉर्मूला है ना, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम में एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के बारे में। तो ये मैंने ले लिया एक एटम, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा विथ वेलोसिटी v। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये रेडियस इसकी r है, तो रिवॉल्व करेगा तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, पहले इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, जब ये घूमेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रल फोर्स दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। जब दोनों इक्वल कर देते हैं तो वहां से हमने रेडियस सॉल्व करा था, ठीक है।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मोशन पे है, इसकी वजह से इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। पहले बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई के पर्पज से है ना, पूछा जाता है। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हाफ mv² को कैसे कन्वर्ट करें इनके फॉर्म पे, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, के Q1 मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ले लेता हूं मैं, Q2 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय r², यही होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 बाय r² इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² बाय r। एक r से एक r कट हो गया, तो यहां पर क्या बचा, एक r बचेगा भाई, यहां वाला r तो कट हो गया, यहां पे एक r बचेगा। तो mv² की वैल्यू ये आ गई, कितने की वैल्यू, mv² की वैल्यू। तो मैं सिर्फ mv² की जगह लिख सकता हूं के ZE² अपॉन में r, ये तो mv² की वैल्यू है। यहाँ हाफ भी था तो 1/2 भी रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कैसे लेके आए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन r। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा ना, दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच जो एनर्जी रहती क्या रहती, के Q1 Q2 और डिवाइड बाय r। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ के ZE² बाय r। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आते हैं टोटल एनर्जी की बात करेंगे। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होगा उसे क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पहले काइनेटिक की वैल्यू रखें के ZE² बाय 2r, और ये है माइनस का के ZE² बाय r। भाई ये ज्यादा है, ये वन टाइम है नेगेटिव में, ये हाफ टाइम है पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। कितना आएगा, तो टोटल एनर्जी आएगी हमारी माइनस ऑफ के ZE² डिवाइड बाय 2r, ठीक है, यही आएगा। तो हमें तीन फॉर्मूले फोकस करने, एक ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हो गया टोटल एनर्जी का। क्वेश्चन जो आता है ना न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो सीबीएसई में, वो क्वेश्चन आता है, इनके रिलेशन पूछे जाते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या रिलेशन हुआ, काइनेटिक और टोटल में क्या रिलेशन हुआ, या पोटेंशियल और टोटल में क्या रिलेशन हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं इन दोनों की, किन दोनों की, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन देखें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, बराबर है, दोनों क्या है, माइनस माइनस में। मैं ऐसे लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस के ZE² बाय r, और टोटल एनर्जी की वैल्यू में 2r आ रहा है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता माइनस ऑफ के ZE² बाय r, ठीक है। अगर मुझे इसे टोटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। अच्छा टोटल बनाना है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। कितना आएगा, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो ये पहला रिलेशन आ गया, आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। पाटीदार जी देख रहे हैं, सर आइए ना, अरे आ जाओ बोर्ड में आ जाओ, यहाँ जो क्लास में आया उसको बोर्ड में बुला लेता हूं मैं। अरे बिल्कुल आइए ना, स्वागत करता हूं सर, आइए। पान मसाला खाने गए, हो सकता है बोलने का जुबा केसरी, सारा सही चल रहा है, मैं एडिट नहीं करूंगा इसको, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चलो दूसरे पे आता, पहला रिलेशन हमें याद हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा टोटल एनर्जी का डबल रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल में। अच्छा दोनों के साइन देखो अपोजिट है, मतलब ये कंफर्म है, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल लिखोगे तो माइनस जरूर लगेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं काइनेटिक, पहले पोटेंशियल लिख लेता हूं ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या वैल्यू है, माइनस ऑफ के ZE² डिवाइड बाय r। भाई साहब मुझे इसको बनाना क्या है, काइनेटिक, काइनेटिक बनाना है तो एक काम करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो सही है। तो जैसे मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया पूरा, ये माइनस छोड़ के ये हुआ काइनेटिक एनर्जी।
मतलब क्लियर सा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। आप आंसर चेक कर लो, कोई गड़बड़ हो तो बता जरूर देना, है ना? सही आ रहा? ठीक है, तो ये आ गया दूसरा। मैं तीसरा यहां पे सॉल्व करूंगा, इधर रफ कर देता हूं। अब किस में रिलेशन रह गया? काइनेटिक और टोटल में रिलेशन रह गया, है ना? काइनेटिक और टोटल में। तो तीसरा यहां देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी को लिख लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही? के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, यही आ रहा, ठीक है? के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। लो भाई, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा भाई, जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बोलो सही है? देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी नेगेटिव कभी नहीं होती है ना, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आती वेलोसिटी की वजह से है। अब वेलोसिटी कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, डायरेक्शन की बात अलग है। तो ये हमारे कुछ रिलेशन है, आपको ये 3 रिलेशन डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। तो याद करने की टेक्निक कुछ देखें क्या? देखें देखो पहला पोटेंशियल और टोटल, हाँ ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर बात करें और टोटल एनर्जी के बारे में बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, क्लियर है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, क्लियर? मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन आएगा तो माइनस कहीं नहीं आएगा, सब प्लस होगा। इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखें तो पहले इसको देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, लेकिन माइनस के साथ। भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है, तो एक तो माइनस आएगा ना कहीं, ठीक है? तो ये भी याद हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी के। देखो ये रिलेशन हो गया, कितना है? 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी के। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के। तो कंपेयर अगर करें तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो बराबर ही हुए ना, माइनस के साथ। भाई कंपेयर करो, दोनों इक्वल कर दो, ये दोनों 2 से 2 कट गया, तो माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है? तो ये रिलेशन आप याद रख लेना। ये हो गया हमारा इधर। अब बात करेंगे हम आगे वाला टॉपिक क्या आ रहा है इसके आगे? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात, इससे न्यूमेरिकल आता है वो भी सीरीज का, है ना? बाकी स्पेक्ट्रल सीरीज का कोई डिफरेंस मतलब डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है कि कैसे आया, ठीक है? सबसे पहले हमें पता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करता है तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा या एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोन के फॉर्म पे करता है। भाई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा, और लोअर से अगर हायर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किस फॉर्म पे? फोटोन के फॉर्म पे। तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। अब एनर्जी की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला पता है एनर्जी का? एक फॉर्मूला आया था ना हमारा, डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर था, माइनस ऑफ आई थिंक ये था 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, नहीं ई की पावर 4 था, एम के 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना? ये हमारा फॉर्मूला था। मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं तो जेड तो हमारा 1 ही हो जाएगा, तो जेड को लेने का मतलब ही नहीं है। तो मैं E2 की जगह लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 और डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये 2 है तो n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, ये लिख दिया, माइनस लगाया। अब E1 की बात करेंगे तो सिर्फ n1 करना है, बाकी तो वही है। अच्छा माइनस ये लगा है ऑलरेडी और एनर्जी भी माइनस में ही होगी, तो ये क्या हो गया? प्लस। कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ए की पावर 4 और डिवाइड बाय n1 स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? h न्यू। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब इसके यहां से हम सॉल्व करेंगे तो मैं एच न्यू को क्या लिख सकता हूं? हमें एक्चुअल में वेवलेंथ लानी है, क्या लानी है? वेवलेंथ लानी है, या हम आगे बोलेंगे वेव नंबर। तो एच न्यू को मैं लिख सकता हूं यहां से जो जो कॉमन है कॉमन कर लो, तो 2 पाई स्क्वायर कॉमन है एम के स्क्वायर ई की पावर 4
अपॉन में एच स्क्वायर इतना कॉमन है, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं 1/n1 स्क्वायर, फिर माइनस वाला लिख लेते हैं 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू सॉल्व करें तो h नीचे आ गया तो क्या बचा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाय h आ गया नीचे तो क्या हो गया h की पावर 3, और ये आगे जैसा है इसको वैसा का वैसा आप लिख लेना। ठीक है, अब न्यू को लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, क्या लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4। मैं लिखना बहुत पड़ता है इसलिए आपको ये फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, प्रोसीजर आपको हल्का सा ध्यान रख लेना है। 99% नहीं पूछा जाता, लेकिन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल की पर्पज से याद रखेंगे। हमें तो लैम्डा चाहिए तो सी को नीचे भेज दो, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/λ इक्वल टू, क्या आएगा 1/λ इक्वल टू LHS पार्ट क्या था, सॉरी ये वाला पार्ट क्या था RHS वाला 2 पाई स्क्वायर एम के जेड, क्या लिखा 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, यही है ना, अपॉन में एम के स्क्वायर ई की पावर 4, एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा सी एच क्यूब, है ना, और ये है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बस अब ये जो वैल्यू है पूरा नंबर है, ये कितना आता है तो इस पूरे को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल R, ये बचा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1/λ को हम लोग बोल देते हैं न्यू बार, इसे बोलते हैं एक्चुअल में वेव नंबर, इसको क्या बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है न्यू बार, और यहां से आएगा लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू। आर जो है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जो पूरा कांस्टेंट बना है ना इसे बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है स्टेट बोर्ड में, है ना, तो याद रखेंगे। तो आर की वैल्यू आ गई 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। यूनिट भी पूछी जाती है तो यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, यहां से हम वेवलेंथ सॉल्व करेंगे अलग अलग। अब जैसे सीरीज की बात कर रहे थे तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज बने उसमें क्या क्या सीरीज है, तो 5 सीरीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है लाइमन सीरीज, मैं इसका पूरा फॉर्मूला बनाता हूं, है ना, फिर बात करते हैं। देखो 5 सीरीज है, कौन कौन सी है पहले वो लिख लेते हैं। एक होगी लाइमन सीरीज, N1 इधर से ले लेते हैं, ये N1 ले लेंगे और ये N2 ले लेंगे। ठीक है, एक आएगा बामर सीरीज, एक आएगा पास्चन सीक्वेंस याद रखना ज्यादा जरूरी है ना, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, और एक लास्ट आता है हमारा, यहां लिख देता हूं पी फंड, इस जगह है ना, ये 5वें नंबर की है। ठीक है, सबसे पहले लाइमन के लिए N1 1 रहेगा, N2 इसके लिए N1 2 रहेगा, इसके लिए 3 रहेगा, इसके लिए 4 रहेगा, कॉमन सेंस इसके लिए 5 रहेगा। बराबर है, 1 2 3 4 5 हो गया। ये N1 की वैल्यू है, हमारे पास अभी फॉर्मूला आया था ना 1/λ इक्वल टू R, अब ब्रैकेट ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही आया था। तो N1 की वैल्यू जो है वो क्लियर हो गई सबके लिए, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, इसके बाद 3 4 5। अच्छा N2 की वैल्यू जो है, तो इसके बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो 2 आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ऐसे करके, मतलब इसके आगे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद क्या आएगा 3 4 5 6, 3 के बाद 4 5 6, 4 के बाद 5 6 7, ऐसे, इसके बाद 6 7 8, समझ आ गया, बस इतना। अच्छा ये हम कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे, ये कब, तो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो ये लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर बोलेगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मली ऑर्डर बोलते ही नहीं है वो सिर्फ आपको बोलेगा लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बताएं। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है फॉर लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट के लिए तो यहां से आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करते हैं, लैम्डा कितना N2 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, है ना। शॉर्टेस्ट पहले लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट हम बाद में लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में ध्यान रखेंगे N2 जो है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो जो N2 है उसे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, लॉन्गेस्ट पूछता है तो क्या बात करेंगे, फॉर, जस्ट मिनट सर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में अगर मान लो लाइमन सीरीज का पूछेगा तो N1 तो हमें 1 ही रखना है, लाइमन में N1 1 ही रहेगा, N2 जो है वो 2 आएगा। लॉन्गेस्ट बोलेगा, फर्स्ट ऑर्डर बोले तो N2 2, सेकेंड ऑर्डर बोले N2 3, थर्ड ऑर्डर बोले N2 4। नॉर्मली नहीं बोलता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट की बात करेगा तो उसके आगे वाला नंबर जो है वो लिखना है। बामर की बात करता है तो N1 2 रखते, N2 3 रखते, इसके लिए 3 4 4 5 5 6। ठीक है। एक और चीज, जब ये लाइंस यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब ये लाइट एमिट करेगा तो कौन सी कहां पे एग्जिस्ट करेगी, तो लाइमन सीरीज जो एग्जिस्ट करती है वो होती है अल्ट्रावायलेट। क्या होती है, अल्ट्रावायलेट। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना, UV इंडिया ऐसे याद रखना है ना। तो पहला नंबर है लाइमन का अल्ट्रावायलेट, दूसरा है बामर का विजिबल, और इसके बाद जो तीनों है वो इंफ्रारेड है। तीनों लास्ट वाली 3 जो आ रही ना, ये तीनों क्या आएंगी, इंफ्रारेड। लाइमन के लिए अल्ट्रावायलेट, बामर के लिए विजिबल लाइट, और बाकी जो 3 है पास्टन ब्रैकेट पी फंड उसके लिए इंफ्रारेड। यूवी इंडिया याद रखोगे, पहला दूसरा और लास्ट की 3। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यहां से न्यूमेरिकल इसी से आते हैं, N1 और N2 की वैल्यू पूछी जाती है। मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा आपका, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक मिनट, एक और चीज, एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, माइनस ऑफ कितना लिखा था, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में n स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू याद रखना, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू याद रखना। अब जिस भी लेवल की बात करें, जैसे बात करें फॉर ग्राउंड लेवल, किसकी बात करें, फॉर ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के लिए n जो रहता है वो 1 रहता है, तो एनर्जी ग्राउंड लेवल पे कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी के लिए है ना। ऐसे ही बात करेगा, देखो सेकंड याद रखना, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए जो n रहेगा वो 2 रहेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट एक्साइटेड बोलेगा तो फर्स्ट नाम देख के 1 नहीं लिखना, एक्साइटेड स्टेट है 2 आएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू याद रखें, ये E1 था, ये E2, तो माइनस ऑफ 13.6 अपॉन, अब n स्क्वायर करना था, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और डिवाइड करते क्या आता है, माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आप वैल्यूज याद रख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक लास्ट है जो कि पूछा जाता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n कितना हो जाएगा 3, तो E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 13.6 बाय 9, डिवाइड करें कितना आएगा, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। तो इस टाइप से आप अलग अलग वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इनका यूज पड़ता है कहाँ पर, जब एनर्जी लेवल डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।